हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नवीन गोस्वामी आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं चैनल के अंदर में। पहले जो चैनल का नाम इकोनॉमिक्स टाइम हुआ करता था, तो आज से उसका नाम इकोनॉमिक लेसन्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स टाइम जो था वही इकोनॉमिक लेसन्स हो गया। तो वीडियोस देखते रहिए इकोनॉमिक लेसन्स पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबा दें। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, जो कि है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। की किस तरह से एक कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है। क्या आप लोगों को पता है, जो भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा, 1000 रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट करा, तो ये 1000 रुपए किस तरह से बैंक जो है इसको प्रोसेस करता है। बैंक के पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, वो पैसे कहां से लाता है बैंक उनको सैलरीज देने के लिए। किस तरह से ये पूरा बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, उस बैंक तो मुझे वो पैसा रिटर्न करता ही करता है, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट भी पे करता है। तो वो कैसे वो सब कुछ कर पा रहा है, अपनी सर्विसेज के बदले में चार्ज भी करता है, एम्प्लॉइज को सैलरीज भी देता है, और पूरा इतना बड़ा जो बैंकिंग सिस्टम है वो चल रहा है। वो कैसे चलता है ये हम इसके अंदर में पढ़ेंगे। ये क्या है, एक सीक्रेट है कमर्शियल बैंक्स का, जो हर किसी व्यक्ति को पता नहीं है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से कमर्शियल बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस हो, चाहे कोई भी बैंक हो, वो पैसा किस तरह से कमा रहा है, पैसा कैसे बना रहा है। ठीक है ना। तो उससे पहले 2-3 चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम एलआरआर कहते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो ये वो रेशियो होता है जिसको बैंक को कंपलसरी होता है अपने पास में रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए मैंने डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, तो उसमें से लगभग 20 या 25%, ये फ्लक्चुएशन रेट है, ये जो है कम ज्यादा होते रहता है एवरी ईयर। और जो है जैसे मान लो हमने मान लिया कि 20% बैंक जो है अपने पास में रखता है एज एन सीआरआर, एसएलआर, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो के रूप में बैंक अपने पास रखता है, और आरबीआई के पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है। और बाकी का जो पैसा है वो बैंक क्या करता है, लोन दे देता है। 800 रुपए जो बचा वो बैंक ने क्या कर दिया, लोन दे दिया, और 200 जो रुपए हैं इसमें से 20% वो क्या करा, लीगल रिजर्व रेशियो में रखा। ठीक है ना। तो लीगल रिजर्व रेशियो ये कंपलसरी रेशियो है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना ही पड़ता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब उनसे अपने पैसे को मांगने के लिए आए तो वो उनको दे पाए। ठीक है ना। एटीएम्स में जो पैसा जा रहा है, जो चेक क्लियरिंग के लिए जो पैसा आता है, जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमने जो पढ़ा था बैंकिंग का, तो जो सेंट्रल बैंक का जो क्लियरिंग फंक्शन है वो पढ़ा था हमने। उसके अंदर भी यही सारी चीजें थी कि बैंक जो है वो चेक को क्लियर कराता है। तो चेक कैसे क्लियर होगा, इसके लिए रिजर्व रेशियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक के पास में। उतना डिपॉजिट बैंक के पास में एवरी टाइम अवेलेबल होना जरूरी होता है। इसीलिए जो है लीगल रिजर्व रेशियो को बैंक के लिए कंपलसरी किया है आरबीआई ने कि हर बैंक को जो है सीआरआर और एसएलआर अपने पास में रखना है, और सीआरआर जो है आरबीआई को डिपॉजिट कराना है। उसके बाद में क्या है, मनी मल्टीप्लायर। ये इसका ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द मनी मल्टीप्लाइज बाय कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक कितने टाइम्स जो है मनी को मल्टीप्लाई कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन एलआरआर। ये किस पर डिपेंड करता है, एलआरआर पर। इसका एक फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में LRR, 1 अपॉन LRR। मतलब ये है कि 1 रुपए का कितना परसेंट LRR जो है हम डिपॉजिट बैंक जो है वो रिजर्व के रूप में अपने पास में रखता है। तो जितना कम LRR होगा, या यूं कह लीजिए कि जितना LRR कम होगा उतना बैंक लोन ज्यादा दे पाएगा। जितना बैंक लोन ज्यादा दे पाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में मनी को वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। ठीक है ना। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब यही है कि कमर्शियल बैंक जो इनिशियल डिपॉजिट है उनका, जो भी डिपॉजिट उनके पास में आता है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, सेविंग डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, किसी भी रूप में जो उनके पास में पैसा आता है बैंक में, उसको वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। यही इस मनी मल्टीप्लायर का मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं मनी मल्टीप्लायर स्टैंड फॉर हाउ मेनी टाइम्स द कमर्शियल बैंक मल्टीप्लाइज इट्स मनी या इट्स डिपॉजिट्स आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं क्या, मनी क्रिएशन के जो है कुछ अजम्पशंस भी हैं, ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट क्रिएशन, इसको क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो कई स्टूडेंट जो है इसको क्रेडिट क्रिएशन में और मनी क्रिएशन में कंफ्यूज ना हो। मनी क्रिएशन ही क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन ही मनी क्रिएशन है। इससे कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ मनी क्रिएशन। सबसे पहला अजम्पशन ये कि ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी बैंक। ये क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो किसके थ्रू होंगी, बैंक के थ्रू होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई सामान खरीदता हूं तो उसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन पे करूं, चाहे पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या अकाउंट ट्रांसफर, किसी भी मोड में मतलब वो बैंक के थ्रू होकर के जानी चाहिए, या मैं चेक दे दूं, ठीक है ना, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दूं, तो वो पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होकर के जानी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, तभी ये जो है अप्लाई होगा किस पर, मनी क्रिएशन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट या ऑल बैंक शुड बी वन यूनिट। तो जितने भी बैंक हैं वो क्या होने चाहिए, उनको क्या माना जाता है कि ये क्या है, सभी बैंक वन यूनिट है। वन यूनिट कहने का मतलब ये है, चाहे आप एसबीआई हो, चाहे आप एक्सिस बैंक हो, चाहे आप एचडीएफसी हो, सभी बैंकों को हम क्या मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं, क्योंकि सभी को कंट्रोलिंग कौन करता है, आरबीआई इसकी कंट्रोलिंग करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सभी बैंकों को वन यूनिट मान के चलते हैं, क्योंकि वो सारा जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता है किसके, आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के। इसीलिए ये दो अजम्पशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी हम मनी क्रिएशन को अच्छे से समझ पाएंगे और जो है कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट कर पाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्या हो, वो बैंक के थ्रू हो। दूसरा क्या है, सभी ट्रांजैक्शंस, सभी बैंक जो है वो क्या हो, वन यूनिट हो, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद एक लाइन लिखी है मैंने, इट इज कंपल्सरी फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप some amount of money as a reserve which can be released on demand by the account holder. This is known as LRR, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या है, कंपलसरी है कि कमर्शियल बैंक अपने पास में कुछ रिजर्व रखें, जिसको वो कभी भी, जब भी जो अकाउंट होल्डर है उसके डिमांड करने पर उस मनी को रिलीज कर पाए, ठीक है ना। आइए समझते हैं मनी क्रिएशन को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू, एक छोटे से हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे हम कि किस तरह से मनी क्रिएट होती है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है। तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं। इसमें क्या है, टेबल मैंने बनाई है जिसके अंदर में लिखा है फेज, यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट, यहाँ पे लिखा है एलआरआर और यहाँ पे लिखा है लोन। तो ये छोटी सी टेबल है, इसी के थ्रू पूरा क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन हम समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये टेबल आप भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम मान के चलेंगे कि जो एलआरआर है वो कितना है, 20% है। एलआरआर कितना है, 20% है, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। 20% मतलब कि हर 100 रुपए में से 20 रुपए क्या है, बैंक अपने पास में रिजर्व के रूप में रख रहा है, बाकी पैसा वो लोन देगा। तो यहां पर हम मान के चलते हैं सबसे पहला फेज वन। फेज वन के अंदर में क्या है, अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट को 1000 मान लूं कि इनिशियल डिपॉजिट क्या है, 1000 रुपए है, तो ये 1000 रुपए किस किस तरह से बैंक में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस किस तरह से जो है ये एलआरआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सीआरआर हो गया या एसएलआर हो गया, उसके बाद किस तरह से ये किसी भी आम नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को बाकी पैसा जो है लोन में किस तरह से मिलता है। तो 1000 रुपए जब डिपॉजिट किया तो उसका 20% मतलब कि 200 रुपए बैंक अपने पास में रखता है, और बाकी का जो बचा हुआ 800 रुपए है वो बैंक क्या करता है, आगे किसी थर्ड पर्सन को क्या करता है, लोन दे देता है। इसमें समझने वाली एक बात है कि लोन दे दिया बैंक, जब मैंने डिपॉजिट करा 1000 रुपए तो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, जब 800 रुपए बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया तो वहां से बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। तो बैंक पैसा कमा कैसे रहा है, जैसे क्या है कि जब बैंक जो है पैसा लोन पर देता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है हमेशा,
12%, 13%, 15, 16, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द लोन क्या है। पर्सनल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, किस तरह का लोन है, ये नेचर ऑफ द लोन पर डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट पर मैक्सिमम आज के टाइम पर कुछ बैंक्स जो है वो 6% तक देते हैं इंटरेस्ट, नहीं तो पहले 4% ही मिलता था। तो 6% इंटरेस्ट बैंक देता है अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको, और जो लोन जिनको दे रखा है उनसे इंटरेस्ट वसूलता है कितना, 12% से लेकर के 18% तक, ठीक है ना, एनुअल। और एक चीज और ध्यान देने की है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट, अगर मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा और कब देगा। पहली चीज तो ये कि जो बैंक मुझे जो इंटरेस्ट देता है वो उस महीने की, फॉर एग्जांपल मई का महीना चल रहा है तो मई के महीने में मैंने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो 10,000 रुपए का अगर हम 6% एनुअल इंटरेस्ट भी मान के चलें तो 6% एनुअल इंटरेस्ट का मतलब कितना हुआ, एक 10,000 रुपए डिपॉजिट हुआ। 10,000 रुपए का अगर हम इंटरेस्ट 6% है तो मंथली इंटरेस्ट कितना हुआ, 5.5%, आधा परसेंट इंटरेस्ट एक महीने का हुआ। तो 10,000 का आधा परसेंट कितना हुआ, 10,000 का आधा परसेंट लगभग 50 रुपए। तो 50 रुपए जो है, 50 रुपए जो है ये मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मान लो मैंने 1 तारीख को, 1 मई को पैसा डिपॉजिट कराया और 25 मई को मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, मैंने उसमें से 8,000 रुपए विड्रॉ कर लिए 10,000 में से, और अब मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए उस मंथ में बैलेंस रह गया, ठीक है ना। हालांकि मैंने वो पैसे 26 मई को दोबारा से उसमें डिपॉजिट करा दिया 8 के 8,000 रुपए, लेकिन फिर भी बैंक जो है मुझे 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट नहीं देता, मुझे वो जो 2,000 रुपए जो उस मंथ का मिनिमम बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट देता है। बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देता है, वो जो 2,000 रुपए बचा उसका 0.5%, मतलब कि लगभग 10 रुपए। कितना इंटरेस्ट देता है बैंक मुझे, 10 रुपए। 2,000 का 0.5%, 10 रुपए इंटरेस्ट बैंक मुझे देता है। तो इस तरह से 40 रुपए क्या है बैंक ने वहां पर कमाए। लेकिन जो लोन, जिस व्यक्ति को लोन दिया है वहां से बैंक पैसे नहीं छोड़ता, वहां पर तो उससे इंटरेस्ट भी लगाता है, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट डिले हो जाती है तो उस पर चार्जेस अलग से लगाता है। तो बैंक का यहीं से क्रेडिट क्रिएशन होता है या मनी क्रिएशन होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा कि सभी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए, सभी बैंक जो है वो 1 यूनिट है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही मैंने 1,000 रुपए डिपॉजिट करा, बैंक ने 200 रुपए अपने पास रखे, 800 रुपए मिस्टर एक्स जो कि थर्ड पर्सन है उसके अकाउंट में बैंक ने डिपॉजिट कर दिया। लोन जब उसने अप्लाई करा तो वो जो लोन का जो पैसा है वो सीधे उसके अकाउंट में गया, कैश नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होनी है, बैंक के थ्रू होनी है। अब 800 रुपए जो है उसने क्या करा, बैंक से बैंक में उसके डिपॉजिट हो गए। अब उसने जो पैसा है वो बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में उसके, अब उसने ये पैसा क्या है, ये पैसे को कहीं ना कहीं पर यूज करना है, किसी बिजनेस को ऑपरेट करना है, बिजनेस में लगाना है, या कोई सामान खरीदना है या कुछ भी चीज खरीदनी है, उसी लिए लिया उसने लोन, वो रखने के लिए तो लिया नहीं है। तो ये 800 रुपए जैसे ही उसने क्या करा, लोन उसको मिला, तो सेकेंड फेज में क्या हुआ, मिस्टर एक्स के अकाउंट में ये क्या आ गए, 800 रुपए डिपॉजिट हो गए, उसके अकाउंट में ये 800 रुपए डिपॉजिट हो गए। जैसे ही 800 रुपए डिपॉजिट हुए तो इसका 20% लगभग 160 रुपए जो है वो एलआरआर बैंक ने फिर रख लिया, उसके बैंक ने, ठीक है ना। और बाकी का बचे हुए 640 रुपए जो है वो क्या हो गया, अगेन लोन दे दिया किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टर एक्स के अकाउंट में वो डिजिटल फॉर्म में है और किसी और के अकाउंट में भी वो डिजिटल फॉर्म में ही जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये फिर थर्ड फेज के अंदर में क्या होता है कि ये जब 640 रुपए जो है किसी थर्ड पर्सन, किसी फोर्थ पर्सन को, मिस्टर जेड को लोन दे दिया गया बैंक के थ्रू, ठीक है ना, तो वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया और इसका 20% वो 128 रुपए जो है बैंक ने अपने पास डिपॉजिट रखा। फिर वही सिस्टम चलता रहेगा, ये 512 रुपए जो है ये फिर लोन हो गया। ये तब तक चलता रहेगा सिस्टम जब तक उसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,000 ना हो जाए।
और जब तक उसका लोन अमाउंट जो है वो, और ये LRR जो है वो कितना ना हो जाए, 1000 ना हो जाए, और जो इसका ये लोन अमाउंट है वो 4000 ना हो जाए। ठीक है ना, ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा। ये 5000 ही क्यों होगा? ये 5000 इसलिए होगा क्योंकि हमारा LRR कितना है, 20%। LRR मतलब मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना हुआ, मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना हुआ, 1 में LRR। इसका मतलब 1 में 20%, 20% परसेंट का ये 100 ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई कितना आया हमारा, 5 टाइम्स। मतलब कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो तब तक बैंक उसको लोन करता रहेगा, तब तक उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट 5 टाइम्स नहीं हो जाता, और लोन उसका जो है वो स्टार्टिंग से जो 8000 है वो 4000 नहीं हो जाता। क्योंकि इसी का जो 5000 रुपए डिपॉजिट आया, उसका 5000 रुपए जो मल्टीप्लाई हुआ, उसी का जो है 20% LRR 1000 होता है, और 4000 जो है 80% जो है वो लोन है। ठीक है ना, तो यही है क्रेडिट क्रिएशन, यही है मनी क्रिएशन। इसी तरह से कमर्शियल बैंक जो है वो मनी को क्रिएट करता है। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इकोनॉमिक लेसन्स। ठीक है ना, और अगर इसमें कोई भी डाउट है दोबारा आपके पास में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी तरह की अगर कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊं। यह डिपेंड करेगा आप लोगों के व्यूज और लाइक्स के ऊपर। तो लाइक करें वीडियो को, और जरूर पूरी वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपका एप्रिसिएशन जरूरी है इस लेसन, इस जो इकोनॉमिक लेसन है इसको बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।